चुनावी चंदे पर। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को जानकारी दें। इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। तो एसबीआई को और समय देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए ये बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था एसबीआई ये कहते हुए कि उसे अतिरिक्त समय दिया जाए और इसके लिए खास तौर पर अर्जी दाखिल करते हुए एसबीआई ने साफ तौर पर अपने लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए ये बड़ा आदेश दे दिया। Election Commission about the bonds received by them, even those details have to be published by 15th of this month. So it's a very good, strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on electoral bonds. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की ये स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ कि के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उस तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कोर्ट के भीतर हुआ, उसकी जानकारी वो दे रहे थे। साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश देते हुए कि 12 मार्च तक एसबीआई को सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को मुहैया करानी होगी और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को इस जानकारी को अपलोड करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। पीयूष पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। पीयूष, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया, क्या क्या दलीलें एसबीआई की तरफ से रखी गई थी अपने लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए एसबीआई की ओर से कहा गया था कि जो चंदा लेने वाला है उसका नाम और उसके अलावा बॉन्ड का जो संख्या है वो और वो बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया ये मैच करके देना ईसीआई को अभी संभव नहीं है और इसी के लिए उनको 30 जून तक का समय चाहिए था। हालांकि बाद में जो उनके वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्त देने से साफ इनकार कर दिया और कल शाम यानी कि 12 मार्च को शाम तक ईसीआई को सारा जो डिटेल है बॉन्ड से संबंधित वो मुहैया कराने के लिए कहा है। साथ ही चुनाव आयोग को 15 मार्च तक सारी जानकारी पोर्टल पर डालनी होगी ताकि लोग ये जान सकें कि आखिर किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किस व्यक्ति ने ये पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और उस बॉन्ड का नंबर क्या है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 15 फरवरी का जो फैसला था उस पर स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में वो तारीख या तिथि या अवधि को आगे बढ़ाने वाला नहीं है एसबीआई के लिए और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को आवेदन को खारिज कर दिया और साथ ही ईसीआई को निर्देश दिया कि वो 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सभी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूचना है वो सार्वजनिक करे। एसबीआई की ओर से आवेदन में साफ तौर पर 30 जून तक के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर शुरुआती सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उसकी मंशा इस मामले में अवधि को बढ़ाने की नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 12 मार्च तक एसबीआई को ये सारी जानकारी ईसीआई को सौंपने का आदेश दिया है और ईसीआई 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक अपने पोर्टल पर ये सारी जानकारी जनता को मुहैया कराएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भी सुन रहे थे। जितना मैं समझ पाई हूँ आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उनकी तरफ से ही जब एसबीआई ने ये याचिका डाली अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए और समय की मांग करते हुए, तो ये कहा गया था कि ये मामला कंटेम्प्ट का है, कोर्ट की अवमानना का है। ऐसे में अब जो नई डेट्स दी गई हैं उसको लेकर भी साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि अगर आप इन तारीखों का पालन नहीं करते हैं, दिए हुए समय पर जो जानकारी है वो मुहैया नहीं कराते, तो मुसीबत बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में।
बिल्कुल प्रतिमा, देखिए एडीआर की ओर से एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और ये कहा गया था कि 6 मार्च तक एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी ईसीआई को मुहैया करानी थी, जो मुहैया नहीं कराई गई। और बिल्कुल करीब आकर, चूंकि 26 दिन बीत चुके थे, तो ऐसी स्थिति में एसबीआई ने जब तिथि करीब आ गई जानकारी मुहैया कराने के आदेश से संबंधित, तब यहाँ पर आवेदन दाखिल किया। तो यही एडीआर का कहना था कि ये पूरी तरह से अवमानना है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडीआर की पिटीशन है उसको अभी डिस्पोज कर दिया है, यानी कि उसका निपटारा करते हुए एसबीआई को अल्टीमेटम दिया है, आखिरी चेतावनी दी है कि अगर अब वो आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुरू की जाएगी। जी प्रतिमा। If you sell from 1 to 10, so 15 days means inclusive of first and calendar days. If you buy on 10, the last day of encashment is 24 for those who have bought it on 10. That's very important to understand that. It's not 15 days just blank. So if it was on 24th, they close the session. By 25th or 26th, that letter is sent to the ministry with all the details. So to say that it is not traceable is laughable. You have so many places. The whole issue is to, wherever you see the whole scheme, they continue to say is to keep the name of the donors opaque right from the beginning. सर एक बार हिंदी में बता दीजिए कि क्या सीबीआई एसबीआई जो बातें कह रही थी उसमें कितना तथ्य है? देखिए, जो एसबीआई की एफिडेविट थी जो एक बड़े लोअर फंक्शनरी ने इशू की थी, शायद वो उन्हीं को मैं कह सकता हूँ ये जो टीम है प्रेजेंट, क्योंकि मैं उस बेस पे कहता हूँ कि जब मुझे ही रिप्लाई मिल जाती हैं, उन रिप्लाई में ये भी मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्हें मुझे कभी नहीं रोका। Whenever I get from the Ministry of Finance, latest was being on 19th of Feb, I filed. I want to know how much is the commission. Commission on which... आइए तो इस पूरे मसले पर वकीलों का क्या कहना ये आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गया। कुमार, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश भी साफ कर दिया है, 12 मार्च को एसबीआई को जो तमाम जानकारी पहले ही मुहैया कराने को कही थी वो आपको इलेक्शन कमीशन को मुहैया करानी होगी और 15 मार्च तक ईसीआई को सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी क्या सामने आ रही हैं, किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? देखिए, तकरीबन 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, 1 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगे और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूरी तरह से हमलावर होने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ उसके खातों को सील किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात कहता है उसको सरकार मानने से बच रही है। एसबीआई के पीछे सरकार है और ये झटका एसबीआई को नहीं सरकार को है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वो पूरे देश में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर ये एक 2024 के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात कुमार विक्रांत भी बता रहे हैं कि दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे एड्रेस करने वाले हैं और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है उसे जोर शोर से चुनाव में भी उठाया जाना है। पीयूष, अब इस पूरे मसले पर क्या रुख रहने वाला है उन पार्टीज का जिन्हें कुल मिलाकर अब साफ कह दिया गया है कि आपको इस तय समय पर जो अगली तारीख दे दी गई है तब तक आपको तमाम जानकारी सार्वजनिक करनी होगी? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अब एसबीआई को इस मामले में जो दस्तावेज हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित वो सभी चुनाव आयोग को सौंपने होंगे कल तक और फिर चुनाव आयोग को उसकी जानकारी अपने पोर्टल पर समय पर डालनी होगी। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अल्टीमेटम दे चुका है कि वो संबंधित पक्ष को अवमानना नोटिस जारी करेगा और उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसी स्थिति में चाहे एसबीआई हो या फिर ईसीआई हो, दोनों ही इस मामले में समय गेन करने की या फिर उनकी अवधि बढ़ाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि इस मामले में वो कोई भी समय देने वाला नहीं है, चाहे एसबीआई हो या फिर ईसीआई हो। जो उसका आदेश था 15 फरवरी का वो बहुत ही स्पष्ट था और बहुत ही गंभीर था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज जब सुनवाई चल रही थी तब उस दौरान सीजीआई ने की थी और सीजीआई ने ये भी साफ किया कि आपके पास जो जानकारी है वो आप मुहैया कराते रहिए, आखिर इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है। लेकिन एसबीआई की ओर से लगातार तकनीकी जो दिक्कतें थीं वो पीठ के सामने रखी जा रही थी, लेकिन पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट कोई भी राहत नहीं देने वाला है एसबीआई को, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल तक ईसीआई को सारी जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया, और ईसीआई को भी जो 12 मार्च को सारी जानकारी पोर्टल पर दिखानी थी यानी कि डालनी थी, वो उसके लिए 3 दिन का समय बढ़ा दिया और 15 मार्च शाम 5 बजे तक कर दिया है। तो ये स्थितियां हैं। अगर अब इस मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अख्तियार करेगा और अवमानना का नोटिस जारी कर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। मैं चाहूंगी पीयूष आप हमारे साथ बने रहें। कुमार विक्रांत, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक को लेकर याचिका की खबर आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। बता दें याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मसले पर जो मांग है वो ये कि ईसी की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगाई जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए लाए गए जो कानून है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले से ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है नई याचिका में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर अब ये मांग कर दी गई है कि नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर पहले ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो सीईसी एक्ट 2023 है उसकी वैधता को चैलेंज करते हुए याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी। तो इस खबर पर आगे अपने संवाददाता से बात कर उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ईसी की नियुक्ति कैसे होती है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। कानून मंत्री की अध्यक्षता में सर्च कमेटी बनेगी। इसके बाद कमेटी में गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव उसमें शामिल होंगे। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण। कमेटी दोनों पदों के लिए 5-5 नामों के 2 पैनल तैयार करेगी। नाम तय होने के बाद पीएम की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी। जानकारी ये भी कि बैठक में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही चुनाव आयुक्त के रूप में 2 व्यक्तियों का नाम तय होगा। इसके अलावा बता दें राष्ट्रपति की तरफ से दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। पीयूष पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। पीयूष, मुझे याद है कि जब नियमों में बदलाव किए गए थे, सीईसी एक्ट 2023 आए थे, तो उसको लेकर विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए थे और ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो नियुक्ति का नया तरीका बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हावी होता हुआ नजर आएगा। अब इसको लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए अभी फिलहाल, मतलब उनका चयन अभी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रतिमा, अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में कहा था कि जब तक कि सरकार इस नियुक्ति की प्रक्रिया का कोई नियम नहीं तय करती है तब तक जो समिति होगी, यानी कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, सीजीआई होंगे और विपक्ष या फिर जो सबसे बड़ा दल लोकसभा में होगा उसका एक नेता उस समिति में रहेगा। तो इस जो आदेश था उस आदेश के बाद केंद्र सरकार एक संशोधन लेकर आई और फिर नए नियम तय कर दिए। उन नए नियमों में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता और तीसरा जो नामित व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी कैबिनेट मंत्री को समिति में रखा जाएगा। सीजीआई को हटा दिया गया था और यही वजह थी कि उस कानून के नियमन के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई और अभी हाल ही में चूँकि इस मामले पर अब प्रधानमंत्री की जो बैठक होने वाली है समिति की वो 15 मार्च की बताई जा रही है। तो इस स्थिति में एक आवेदन जया ठाकुर जो इस मामले में पिटिशनर है उनकी तरफ से दाखिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि जो नियुक्तियां की जानी है उस पर रोक लगा दी जाए। तो फिलहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक और याचिका लगा दी गई, ये कहते हुए कि फिलहाल जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत में पीएम का धुआंधार अभियान, इसको लेकर जानकारी आप सामने आ रही है। 15 से 19 मार्च तक 5 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। 15 मार्च सेलम, 16 को कन्याकुमारी में उनकी रैली होगी। 17 मार्च को गुंटूर में एनडीए की मेगा रैली भी होने वाली है। खबर ये सामने आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे इस रैली में।
तो आइए प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख देते हैं। जैसा कि जानकारी अब सामने आ रही है कि 15 से 19 मार्च को तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यानी 5 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान रहने वाले हैं। तमिलनाडु का जो दौरा है वो 3 दिनों का रहने वाला है। सबसे ज्यादा समय तमिलनाडु में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 15 मार्च को सेलम में जनसभा वो करने वाले हैं। इसके अलावा जानकारी है कि कन्याकुमारी में भी 16 मार्च को उनकी जनसभा होगी और इसके अलावा 18 मार्च को कोयम्बटूर की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है। केरल की बात करें तो यहाँ पर 2 दिनों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है और इसको लेकर जानकारी है कि 15 मार्च को पलक्कड़ में वो रोड शो करेंगे। इसके बाद अगर आगे बात करें तो 17 मार्च को पट्टिनमटिट्टा में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक की बात करें तो 4 दिनों का दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको लेकर जो डिटेल्स सामने आ रही है वो ये कि 15 मार्च कोलार में जनसभा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इसके बाद 17 मार्च को शिमोगा में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जानकारी ये भी है कि 18 मार्च को बिडार में उनकी जनसभा होगी, वहां लोगों को संबोधित करेंगे। 19 मार्च को धारवाड़ में जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये 2 दिनों का दौरा रहने वाला है और इसको लेकर जो डिटेल्स है वो ये आपके सामने है। 16 मार्च विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एनडीए की बड़ी रैली है जिसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण मौजूद रहेंगे। ये खबर सामने आई है, यानी एनडीए का जो कुनबा बड़ा है वो 2 बड़े नेता मंच शेयर करेंगे। एनडीए की ये बड़ी रैली बताई जा रही है जो 16 मार्च को होगी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो पीएम मोदी के मिशन दक्षिण को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स अब सामने आने लग गई है। बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा इस दौरे को। आनंद जी बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत दक्षिण भारत से ही करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 16-17 को आचार संहिता लागू हो सकती है और उसी के आसपास प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। और इस साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु से उन्होंने इस साल की शुरुआत की थी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का फोकस इस बार दक्षिण भारत पर है। बीजेपी का फोकस भी इस बार दक्षिण भारत पर है। उसकी वजह यह है कि दक्षिण भारत से लगभग 130-132 लोकसभा की सीटें आती है और नॉर्थ इंडिया में बीजेपी एक तरह सैचुरेटेड है। आप अगर गुजरात में देखें, राजस्थान में देखें तो यहाँ जितनी भी लोकसभा सीटें सब बीजेपी के खाते में। यूपी में देखें तो 64 सीटें बीजेपी के पास है। 40 सीटें बिहार की बीजेपी ने सहयोगियों के साथ 39 उसमें से बिहार से जीती थी। तो ऐसे में अगर बीजेपी को अपने 400 पार के नारे को पूरा करना है और जो उन्होंने नारा दिया अपने बीजेपी के लिए 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार के नारे, तो उसके लिए आपको दक्षिण भारत से फोकस करना पड़ेगा। और अब पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, ये सब लोग दक्षिण भारत पे लगातार फोकस किए हुए। उसकी वजह यही है कि जो बीजेपी की सीटें जो है वो यहाँ से बढ़ाने की कोशिश में लगातार बीजेपी लगी हुई है। प्रधानमंत्री दक्षिण के किले को भेजने की कोशिश लगातार बीजेपी करती हुई नजर भी आ रही है। यही एक बड़ा चैलेंज है जिससे निपटना होगा, पार पाना होगा। आनंद, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। 2024 के चुनावी समर से जुड़ी हुई यह खबर है। आज बीजेपी और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। आज शाम 6 बजे के बाद दोनों पार्टियों की चुनाव समितियों की बैठक होने वाली है। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस की जो बैठक है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी शरीक हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की बैठक में 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग सकती है। तो कांग्रेस की बैठक में 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम पर आज फैसला हो सकता है। तो ये 2 बड़ी खबर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। बता दें 140 से 150 सीटों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा संभव है, ये माना जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 9 से 10 राज्यों के कैंडिडेट्स पर मंथन हो सकता है और नाम फाइनलाइज भी किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों पर आज एक मंथन होना है। और इस बीच आपको बता देते हैं कि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी आप जान लीजिए। माना जा रहा है 140 से 150 सीटों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। साथ ही जानकारी ये कि राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम आज इस बैठक में तय होंगे। साथ ही साथ जो कुछ और राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र और तमिलनाडु के नाम पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। 9 से 10 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम आज होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में तय हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं आनंद प्रकाश पांडे का ही रुख करना चाहूंगी। आनंद, पहली लिस्ट आने के बाद अब आज बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि 140 से 150 उम्मीदवारों के नाम आज फाइनलाइज किए जाएंगे।
जी बिल्कुल, आज की जो सीसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो सीसी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज लगभग 140 से 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो सीटें बची हुई, कुछ जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिनको पिछली बैठक में जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को होल्ड कर दिया गया था, प्रयागराज की सीट हो, कैसरगंज की सीट हो या फिर अलीगढ़ की सीट हो, उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और आपको हम बता दें कि उड़ीसा की जो सीटें हैं जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके नामों पर मुहर लगेगी। और खास बात यह कि जो 17 सीटें हैं बिहार में बीजेपी के कोटे में, उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों पर आज बीजेपी की बैठक में मुहर लगेगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आज ये बैठक देर तक चलेगी। लिस्ट के लिए शायद एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि संभवतः कल बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। लेकिन आज 140 से 150 सीटों पर मुहर लगेगी उनके उम्मीदवारों के नामों पर। और इन राज्यों के गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा के राज्यों पे जो उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी के जो कोर ग्रुप है उन राज्यों का वो बाकायदा चर्चा कर चुका है। नाम लगभग एक नाम तय हो चुके हैं और उन एक नामों को आज की बैठक में समिति के सामने रखा जाएगा। फिर समिति उस पर जो है तमाम सर्वेज के आधार पर उन नामों पर मुहर लगाएगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक आनंद प्रकाश पांडे पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कुल मिलाकर उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आज होने वाली बैठक में 140 से 150 कैंडिडेट्स के नाम लगभग फाइनल हो जाएंगे, यानी उन पर मंथन के बाद मुहर लगा ली जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इन नामों के बारे में जानकारी कल तक ही सामने आए। इस बीच एक और बड़ी खबर, चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की 2 अहम बैठकें होने वाली है। सीईसी की मीटिंग में लोकसभा उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग होगी। यूपी की साझा रणनीति पर समाजवादी पार्टी के साथ भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर यहां से आ रही है, कांग्रेस से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ तो सीईसी की बैठक होनी है जहां उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने वाली है और दूसरा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की साझा रणनीति पर समाजवादी पार्टी के साथ भी आज चर्चा होनी है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है। बहुत महत्वपूर्ण खबर ये आपके सामने है कि सीईसी की बैठक होनी है आज बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। तो कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक है वो आज होने वाली है। ऐसे में आपके सामने जानकारी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जो राज्य जिन पर चर्चा होनी है वो कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज चर्चा होगी, मंथन होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उस पर कितने कैंडिडेट थे। 9 राज्यों के 39 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया था, जिसमें केरल के 16, कर्नाटक के 7, छत्तीसगढ़ के 6, तेलंगाना के 4, मेघालय के 2, नागालैंड और त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप के एक कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ था। आइए आगे बढ़ते हुए आप कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली हरियाणा को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। अब से कुछ ही देर में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है ये, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा, 9,000 करोड़ की लागत से बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी ये भव्य तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त हम देश के पहले अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जिसको आप द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जानेंगे। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से कि 19 किलोमीटर का स्ट्रेच गुरुग्राम में होगा, जबकि 10 किलोमीटर का स्ट्रेच दिल्ली में होगा। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को जाम की बड़ी समस्या से निजात मिलने वाली है। इसमें कुल 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अब ये एक्सप्रेसवे चलने के लिए तैयार है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की रफ्तार भी बढ़ने वाली है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बना टोल प्लाजा भी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगा और यहां पर आपको कोई टोल बूथ दिखाई नहीं देंगे, ना ही स्टाफ का डिप्लॉयमेंट। केवल आपको ये बूम बैरियर्स दिखाई देंगे जिसमें स्कैनर लगे हुए हैं और यहां से सीधे गाड़ी स्कैन होगी, ये बूम बैरियर खुलेगा और गाड़ी यहां से गुजर जाएगी। इस तरह से किसी भी तरह के जाम की यहां पर संभावना नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि यह हाईटेक टोल बूथ यहां पर बनाया गया है, जिसमें कि एक बूम बैरियर लगा हुआ है, ये स्टॉपर है और ये स्कैन होते ही गाड़ी के खुल जाएगा, जिसके बाद गाड़ी यहां से गुजर चुकेगी। यहां पर आपको चारों तरफ किसी भी तरह का बॉक्स या फिर स्टाफ के डिप्लॉयमेंट के लिए जो शेड बनाए जाते हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो अपने आप में ये एक हाईटेक टोल बूथ है जो कि बिना किसी व्यक्ति के ऑपरेशन के ही चलेगा और गाड़ियां यहां से रफ्तार में आएंगी, स्कैनिंग होगी, टोल कटेगा और निकल जाएंगी।
एल्विश यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एल्विश यादव के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। पीपल फॉर एनिमल्स के अधिकारी को धमकाने का आरोप एल्विश यादव पर है। सौरभ गुप्ता को जान से मारने की धमकी एल्विश यादव ने दी थी। नंदग्राम थाने में लिखित शिकायत इस पूरे मामले को लेकर दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एल्विश यादव की मुसीबतें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। एक और मामला उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है पीपल फॉर एनिमल्स के अधिकारी को उन्होंने धमकाया था, इस तरीके के आरोप है। सौरभ गुप्ता को जान से मारने की धमकी एल्विश यादव ने दी थी। ऐसे में नंदग्राम थाने में इसको लेकर लिखित शिकायत दे दी गई है। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव एक के बाद एक लगातार कई मामलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में फंसे एल्विश ने पिछले दिनों फेमस यूट्यूबर सागर ठाकुर की पिटाई कर दी थी। इसका वीडियो भी सामने आया था और इसको लेकर मामला भी दर्ज कर दिया गया था। एक बार होटल में एल्विश ने एक फैन को थप्पड़ भी जड़ दिया था। अब तो एल्विश ने स्नेक वेनम सप्लाई मामले में पीपल फॉर एनिमल्स के अधिकारी को अपहरण और हत्या की धमकी भी दे दी है, जिसके खिलाफ नंदग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो कुल मिलाकर एल्विश यादव एक के बाद एक कई कंट्रोवर्सी से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विवादों में घिरते एल्विश यादव। अब आपको जानकारी कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने हम रख देते हैं। पीपल फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी को दरअसल एल्विश यादव ने धमकाया है, इस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं। ये जानकारी आपके सामने किस तरीके से एल्विश नए विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी है कि पीपल फॉर एनिमल्स के अफसर सौरभ गुप्ता के अपहरण की धमकी एल्विश यादव ने दी। जानकारी है सौरभ गुप्ता को जान से मारने के लिए भी धमकाने का आरोप एल्विश यादव पर लग रहा है। साथ ही साथ जहर तस्करी मामले में एल्विश ने सौरभ गुप्ता को धमकी दी। ये डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा का मैं रुक करना चाहूंगी ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, कुल मिलाकर एल्विश यादव कंट्रोवर्सी से दूर रह नहीं पा रहे हैं। स्नेक वेनम का मामला गरमाया ही हुआ था कि आप पीपल फॉर एनिमल के अधिकारी को तरह तरह की धमकी उन्होंने दे दी है। इसको लेकर क्या डिटेल्स सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 6 महीने से एल्विश यादव के जो तारे हैं कहा जा सकता है गर्दिश में है। लगातार उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगते आ रहे हैं। सबसे पहले नोएडा के अंदर एक FIR दर्ज हुई जिसमें उनके ऊपर आरोप लगा जो सांपों का जहर था उसका इस्तेमाल करने का और इसके अलावा जो विलुप्त प्रजाति के सांप हैं उनका इस्तेमाल करने का। इसके बाद मारपीट का आरोप लगा दिल्ली के अंदर और फिर वापस अब इनके ऊपर गुरुग्राम के अंदर जो PSP है उसके जो अधिकारी हैं सौरभ गुप्ता, उन्होंने आरोप लगाया कि जो मुकदमा उनका नोएडा के अंदर चल रहा है उसको लेकर उनको लगातार धमकी दी जा रही है और इसके अलावा उनकी किडनैपिंग तक की धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इन तमाम धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कराया गया है गाजियाबाद के नंदग्राम थाने के अंदर। तो जाहिर सी बात है अब नंदग्राम पुलिस जल्द ही एल्विश यादव को पूछताछ के लिए सम्मन कर सकती है। जी तो कुल मिलाकर एल्विश यादव की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विवादों से एल्विश का पुराना नाता रहा है और ये तमाम डिटेल्स भी आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं, इस पूरे मामले में लिखित शिकायत दे दी गई है और उन्होंने उस अधिकारी को धमकाया है जो स्नेक वेनम के मामले में लगातार इन पर एक्शन करने की बात हो रही थी, क्योंकि पूरा मामला इस वक्त चल रहा है। और इस बीच लगातार अलग अलग खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि एल्विश यादव किस तरीके से अब एक और कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। और इस बीच महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपका रुख करना चाहेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज करने वाले हैं और ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पर किस तरीके से दिल्ली गुरुग्राम के लाखों लोगों को आज एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है, बड़ी सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर इसकी वजह से बहुत सुविधा होने वाली है, बड़े स्तर पर लोगों को राहत मिलने वाली है और आज प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ लगातार एक्सप्रेसवे पर वो आगे बढ़ते हुए। बता दें आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में होने वाला है। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा होगा। 9,000 करोड़ की लागत से बना है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली और गुरुग्राम के हरियाणा के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए एक्सप्रेसवे उनके नाम किया है। तस्वीरों में आप लोगों को देख रहे हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए वहीं मौजूद हैं। तो 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे होगा जो कि 9,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसकी लंबाई की बात करें तो 29 किलोमीटर है और दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचना बस 25 मिनट में संभव हो पाएगा।
19 किलोमीटर के स्ट्रेच का उद्घाटन आज किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हेवी सिक्योरिटी के साथ उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ और इस एक्सप्रेसवे के एक छोर पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। आनंद प्रकाश पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। आनंद, द्वारका एक्सप्रेसवे का आज शुभारंभ होना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, वहां पहुंच भी चुके हैं। कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है वहां के लोगों को? जी बिल्कुल, जो लोग दिल्ली से गुड़गांव हरियाणा जाते हैं उनको इस द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत राहत मिलेगी। लगभग 30 से 40% जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो आप अभी आपको लगते हैं 2 घंटे लगते हैं तो आप मुश्किल 40-45 मिनट 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बड़े लंबे समय से मांगते हैं और इसका जो काफ़ी पोर्शन जो है वो एलिवेटेड है। यानी कि आज इस द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हरियाणा पोर्शन है उसका आज प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री यहीं से लगभग 112 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जो कि लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना। ऐसे में प्रधानमंत्री न सिर्फ हरियाणा दिल्ली वालों को यहाँ से सौगात देंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी और यहाँ से जो मुंबई के लोग हैं उनको भी यहाँ सौगात मिलेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि जो सरकारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले यहीं से गुजरे, सामने से गुजरे, तो जगह जगह लोग जो है लोग खड़े थे। प्रधानमंत्री उन सबका प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। लोग हाथ हिला रहे थे, प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, सबका जवाब दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री की कोशिश भी है कि अगर हम जनता के लिए कोई काम कर रहे हैं, जनता के लिए अगर पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो जनता से रूबरू भी हुआ जाए ताकि जनता का फीडबैक भी मिल सके। और यही वजह है कि इस पूरे स्ट्रेच में जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे वहाँ लोगों का अच्छा खासा हुजूम मौजूद था। और जो टोल है वहाँ पर लगभग 10,000 लोग खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। तो आप जनता का काम कर रहे हो, जनता के बीच में रह के काम कर रहे हो और डायरेक्ट आप जनता से संवाद भी कर रहे हो। तो ये प्रधानमंत्री की स्टाइल है। वो लगातार हम देख रहे हैं कि जनवरी से, इस साल जनवरी से लगातार प्रधानमंत्री लगभग हर एक राज्य में, हर एक यूटी में जा चुके हैं। वहाँ पे सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं, शिलान्यास कर चुके हैं और ये काम अभी भी जारी है। जैसे कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री 112 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 1 लाख करोड़ इसकी लागत है। बिल्कुल, कुल मिलाकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि रोड कनेक्टिविटी पर खास तौर पर इस सरकार में काफ़ी हद तक काम किया गया और बड़े स्तर पर काम किया गया। इस पर जोर भी दिया गया है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छी सड़कें हों ताकि लोगों को ट्रैवल करने में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और अब हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि प्रधानमंत्री मोदी इसके एक हिस्से का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं और ऐसे में जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनका किस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा है? आनंद, बिल्कुल, लोग बहुत खुश हैं। लोगों से भी हम लोगों ने बात की थोड़ी देर पहले। उनका कहना था कि ये जो काम है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन ये अब जाके हो रहा है। यानी कि उनको भी ये लगता है कि जिस तरह से विकास के कामों में खासतौर रोड्स और हॉस्पिटल, कॉलेज, जो ऐसे जो काम होते हैं उसमें अब गति आई है और इसका सारा क्रेडिट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। यहाँ जो लोग आए थे, चूँकि शुरुआत यहीं से हुई प्रधानमंत्री के रोड शो की, तो अब यहाँ जो लोग आए थे उसमें बीजेपी के नेता भी थे, मनोज तिवारी थे, रमेश बिधूड़ी थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे और साथ ही तमाम यहाँ पर लोग थे, आसपास से जो लोग थे जिनको इस एक्सप्रेसवे से राहत मिलने वाली, वो लोग यहाँ पे आए थे। उनसे हम लोगों ने बात की। उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री जो है वो एक आम आदमी के नज़रिए से सोचते हैं। प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा। और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ NH8 जो जा रहा है, जो कि दिल्ली को हरियाणा गुड़गांव से कनेक्ट करता है, उसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे भी यहाँ पे बनाया गया क्योंकि NH8 पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। वही NH8 है जो लोगों को सीधा दिल्ली से जयपुर भी ले जाता है। जाहिर तौर पे उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ऐसे में अगर किसी को गुड़गांव जाना है तो उसको अच्छा खासा समय लगता था, लेकिन अब वो इस द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके वो न सिर्फ गुड़गांव पहुँच जाएगा बल्कि हरियाणा के अलग अलग जगहों पर आराम से जा सकता है। उसका समय बचेगा, उसका पेट्रोल डीजल भी बचेगा। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।